हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल नो कि कंप्यूटर जो है आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक है हार्डवेयर और एक आपका सॉफ्टवेयर, और इन दोनों के आपस के कोऑर्डिनेशन से ही हम लोग के कंप्यूटर के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। वी ऑल नो हार्डवेयर इज व्हाट इज। सो हार्डवेयर इज द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल है इसका कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। एंड वी ऑल नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। फिर बात आई बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, एक सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर होता है आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, और आपका होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स जो कि एक स्मॉल मेमोरी होती है, बहुत छोटी मेमोरी होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है। आपको मैं बता दूं कि रजिस्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी, और सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। तो सीपीयू के अंदर ये होता है, सीपीयू को अगर मान लीजिए जो आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं ये आपका पेन ड्राइव हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, या सीडी डीवीडी हो गया, तो ये एक मेमोरी है। अगर इससे आपस में कम्युनिकेट करना हो, अगर सीपीयू को मेमोरी से बात करनी हो, कैसे करेगा? तो ये जो कोऑर्डिनेट करेगा सीपीयू, जैसे आप लोग एक दूसरे से बात करते हो तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बात करते हो, तो इन सीपीयू को भी मेमोरी से बात करने के लिए एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल चाहिए जिसको हम बोलते हैं बस, BUS। तो सीपीयू और मेमोरी आपस में बस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और सिर्फ सीपीयू और मेमोरी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, आपका इनपुट यूनिट ये भी कम्युनिकेट करता है, आपका आउटपुट यूनिट ये भी कम्युनिकेट करता है, और आपका स्टोरेज यूनिट ये भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इनपुट यूनिट का मतलब हो गया है आपका कीबोर्ड, माउस, जिससे आप इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट यूनिट का मतलब ये हो गया जिसपे आउटपुट दिख रहा है, जैसे आपका मॉनिटर कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंट निकलता है तो वो आपका आउटपुट हो गया, स्पीकर है वो आपका एक आउटपुट यूनिट है, और स्टोरेज यूनिट एक तरीके का जहां पे चीजें स्टोर होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट का मतलब है कि ये आपसे, जैसे कि ये कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंप्यूटर, आप यूजर हैं, आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ये इनपुट के थ्रू देंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करते हैं, माउस के थ्रू आप लोग पॉइंट करते हैं, स्कैनर, इमेज स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ये इनपुट यूनिट है। सीपीयू, इसमें क्या था, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और उसके बाद इसको वो आउटपुट देता है। आउटपुट आपको कहाँ दिखेगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही दिखेगा, या फिर प्रिंटर रहेगा, या फिर आपका स्पीकर रहेगा। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, इनपुट यूनिट takes the input and converts it into binary form so that it can be understood by the computer। बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर क्या आप कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हैं 2, तो क्या कंप्यूटर उसको 2 पढ़ता है या उसको बाइनरी पढ़ेगा? ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 का लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल आप करिए, मान लीजिए 37 आपने टाइप किया, 37 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ये आपका कन्वर्ट करता है 2, 18 2 जा 36, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 0। अब इसको इस तरीके से रीड करो ऊपर से, यानी ये वाला जो चीज है वो पहले आएगा 1 0 0 1 0 1, और नीचे हम लोग दिखाते हैं ये 2 जो नीचे है ये हमें दिखाता है कि ये बाइनरी फॉर्म है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, यानी आप 37 एंटर करते हैं लेकिन वो 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है या सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। तो आप कहेंगे सर हम तो एबीसीडी भी लिखते हैं, नाम भी लिखते हैं, एबीसीडी को हम लोग कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ASCII लैंग्वेज होता है, इसमें कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, कैपिटल B की वैल्यू होती है 66 एंड सो ऑन। स्मॉल a की वैल्यू होती है 97, स्मॉल b की वैल्यू होती है 98 एंड सो ऑन। तो आप जैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा a को वो रीड किया 65, तो a को कैसे कन्वर्ट करेगा 65 को? देखिए 65 है, हमने 2 से डिवाइड किया, बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 32 2 जा 64, रिमाइंडर 1 आया, 2 16, रिमाइंडर 0 आया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 आया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया,
2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 आया। जब हम लोग इसको रीड करेंगे तो वो ऐसे रीड करेगा 1 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1, लास्ट में आपने दिखा दिया 2। इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी इनपुट यूनिट क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है ताकि उस पे वो अपना सीपीयू जो है वो कैलकुलेशंस कर सके। कुछ इनपुट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे इनपुट यूनिट में आपका आ गया एक कीबोर्ड जो एक लेटर्स टाइप करने के लिए होता है, वी ऑल नो। माउस जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी आपका एक इनपुट यूनिट है। क्यों? क्योंकि वो आपसे आपका डेटा लेता है ऑडियो फॉर्म में और वो उसको सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। फिर बात आती है आउटपुट यूनिट की। वी ऑल नो कि सीपीयू क्या करता है, जब बाइनरी को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, जब सीपीयू जो है आपने इनपुट यूनिट प्रोवाइड कराया, सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया। जब इनपुट प्रोवाइड कराया तो उसको क्या किया, यूजर लैंग्वेज जो आप लोग का लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, हिंदी, यूजर लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी फॉर्म में। और जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, बाइनरी फॉर्म को वापस यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अगर आप लोग को बाइनरी फॉर्म में आउटपुट देगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो बाइनरी टू यूजर फॉर्म में, यूजर लैंग्वेज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो आउटपुट यूनिट्स में क्या आते हैं आपके, मॉनिटर आता है, प्रिंटर्स आता है एंड स्पीकर्स आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, कैसे बस के थ्रू जो है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर हम लोग अब सीपीयू के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग जानते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या होता है। एक सीपीयू के अंदर आपके 3 चीजें होती हैं। पहला होता है आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है आपका रजिस्टर्स, स्मॉल मेमोरी, वेरी स्मॉल मेमोरी टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो ये आपके 3 चीजें होती हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। एएलयू, वी ऑल नो कि एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका अरिथमेटिक और एक है आपका लॉजिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, एस्ट्रिक और डिवीजन। और लॉजिक ऑपरेशंस मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सब ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। ये आपका मतलब कोई भी अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन होना, क्योंकि देखिए जब भी आपको मैंने आपको बताया कि जो आपका इनपुट डिवाइस होता है और जो वो सीपीयू को चीजें प्रोवाइड कराता है तो बाइनरी फॉर्म्स में इसको मिलती हैं, मतलब 0 और 1। तो 0 1 पे आप क्या कर सकते हैं, 0 1 को आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। यही 4 ऑपरेशंस इस पे, अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो सकता है। और ये भी देख सकते हैं कि क्या 0 1 आपका ग्रेटर देन है 1 0 से, या 0 1 आपका लेस देन है 1 0 से। आप लॉजिकल ऑपरेशन से ही सब परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ यही दोनों ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है एएलयू में। अब हम लोग पढ़ते हैं सीयू। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट का काम होता है इट्स एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर। और रजिस्टर्स क्या करता है, स्टोर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए ये आपका सीयू है, ये आपका एएलयू है और ये आपका रजिस्टर्स है। जब इनपुट यूनिट कोई भी चीज हमें डेटा प्रोवाइड कराता है तो सबसे पहले वो जाता है आपका रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स इसको क्या करता है, टेम्पररी उस डेटा को स्टोर करता है और उस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इससे डेटा लेगा रजिस्टर से और वो किसको प्रोवाइड करेगा, एएलयू को प्रोवाइड कराएगा। एएलयू उस डेटा पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा या तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, यानी या तो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवीजन परफॉर्म करेगा या तो फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज करेगा। लॉजिकल ऑपरेशंस का जो आउटपुट आता है या तो वो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है और इसका अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कुछ आता है। और एएलयू क्या करता है, जब उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेगा, उस पर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और जो आउटपुट आता है तो सीयू क्या करेगा, इस डेटा को लेके वापस रजिस्टर्स में उसको प्लेस कर देता है। और जहां से वो एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि आपके जैसे कि आपका हार्ड डिस्क होता है। अब रजिस्टर्स आपके कुछ बाइट्स, किलोबाइट्स के होते हैं, बहुत स्मॉल डेटा होता है रजिस्टर्स, और जबकि हार्ड डिस्क आपका टेराबाइट्स होता है।
हार्ड डिस्क में प्लेस कर देगा या प्रिंटर को दे देगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए या कुछ भी कर देगा। तो यानी पहले इनपुट क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड करा रहा है, रजिस्टर्स में वो डेटा स्टोर कर रहा है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट उस डेटा को लेके ALU को प्रोवाइड करा रहा है और ALU उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो वापस रजिस्टर में उसका जो आउटपुट रहेगा वो प्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रहेगा रजिस्टर में वो दोबारा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास और फिर वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और ये चलता रहेगा। एक तरह का ये साइकिल है और जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपका रजिस्टर उसको क्या कर रहा है, बाहर प्रोवाइड करा दे रहा है। तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट सर हम लोग हार्ड डिस्क से प्रोवाइड करा लेते डेटा, हार्ड डिस्क से प्रोवाइड करा लेते तो मेरे पास ये छोटा सा जो मेमोरी इतना कॉस्टली है, हमारे कंप्यूटर की कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा आपसे हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग एज पर रजिस्टर्स स्लो होती है, रजिस्टर्स आपका बहुत फास्ट होता है और रजिस्टर्स फास्ट होता है इसीलिए आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो फास्ट होता है। अगर हम लोग हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो होगा और इससे आपकी प्रोसेसिंग और सब चीज आपकी टाइम टेकिंग रहेगी। फिर हम लोग अब मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पता है मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल भी मेमोरी कहते हैं। ये आपका अलग से लगता है, ये जिसका नाम ही एक्सटर्नल है, इसका मतलब आप इसको कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, इंटरनल में आपका रैम आता है और रोम आता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम रैंडम एक्सेस क्यों पड़ा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले आपके पास एक कैसेट्स होते थे, ये क्या होता था कि ये ऐसे सिक्वेंसली आपका ये प्ले होता था और यहाँ पे एक हेड लगा रहता था जो उसको, ठीक है, ये जो टेप रहता था ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी जो ये लगातार घूमती रहती थी और ये हेड इसको रीड करके आपका सॉन्ग आप लोग सुनते थे। और अगर आपको कोई, मान लीजिए पहला सॉन्ग आप सुन रहे हैं और आप उसको आपको आपको फोर्थ सॉन्ग सुनना है तो आपको क्या करना पड़ता था, इसको फॉरवर्ड करना पड़ता था। तो उस केस में क्या होता था कि कभी हम लोग आगे चले जाते थे, कभी पीछे चले जाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कहाँ से प्ले होना है। और उस केस में क्या होता था कि ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि कैसेट में एक से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे तो ये आपका एक सीक्वेंस फॉलो करता था। लेकिन जब आप CD DVD यूज किए या आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं तो अब आप फर्स्ट सॉन्ग पे हैं, उसको आप बीच से स्टॉप करके 4th को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं। इसमें नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है, बहुत ही मतलब टाइम ना के बराबर लगता है। फिर 3rd पे सॉन्ग्स चले गए, फिर 7th पे चले गए। तो यू कैन रैंडमली एक्सेस एनीथिंग, रैंडमली एक्सेस ऑफ सॉन्ग विच टेक्स लेस टाइम। तो हम लोगों ने ये आपका कॉन्सेप्ट आपका रैम में भी चलता है। रैम में भी आपका, मान लीजिए आपका ये रैम मेमोरी है, ये आपके इनपुट आ रहे हैं इस रैम में, इस पे हम लोग रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इस पे ये हम लोग आउटपुट आता है। लेकिन आप अपने बुक को देखिए, एक बुक में अगर आपको ये जानना है कि कोई भी टॉपिक किस पेज पे है तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स के थ्रू आप तुरंत उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, तो इसमें टाइम कम लगता है। उसी तरीके से जब इनपुट आता है तो इसकी भी एक, हर इंस्ट्रक्शंस की एक एड्रेस लाइन होती है, मतलब जो डेटा आया है वो कहाँ स्टोर है रैम में, और वो डेटा किस लोकेशन पे स्टोर है वो भी हम लोग स्टोर करते हैं कि अच्छा इस लोकेशन पे पहले आएगा कोई भी चीज, आप इसको ये इंडेक्स पढ़ेगा और इंडेक्स के बाद उस डेटा पे वो जाके इसको एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से काम होता है, यानी इनपुट आ रहा है, इनपुट के अंदर जो डेटा आ रहा है प्रोसेसिंग के लिए वो किस लोकेशन पे स्टोर है, वो लोकेशन का भी हम लोग एक स्टोरेज बना के रखते हैं। ये देखिए आपका, जैसे आपके बुक में आपके इंडेक्स भी कुछ पेजेस कंज्यूम करते हैं, 4-5 पेज आपका इंडेक्स रहता है, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं आपके बुक में। जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, उसकी भी मेमोरी एड्रेस को हम लोग स्टोर करते हैं। इंडेक्सिंग की वजह से क्या होता है, आपका जो डेटा होता है बहुत ही फास्टली कैलकुलेट होता है। तो रैम का मतलब होता है वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन एंड वी कैन प्रोसेस इट एट एनी टाइम एंड व्हाट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। रैम आपका वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब कि एक बार आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे रैम के वो पूरे के पूरे वाइप आउट हो जाते हैं, पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाते हैं और आपका पूरा डेटा जो है वो आपका खत्म हो जाता है।
तो ये इसका एक तरीके का आप इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, लेकिन इसका आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभार आपका जब कंप्यूटर हैंग करता है और आप अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, तो जब रीस्टार्ट होता है तो जब पूरा का पूरा उसका जितना भी इसमें प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं, तो कंप्यूटर आपका फ्रेश स्टार्ट करता है और वो दोबारा हैंग नहीं करता। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का ये मतलब ये हुआ कि हम लोग इस पे कुछ लिख नहीं सकते। और रीड ओनली मेमोरी आपका एक छोटी सी मेमोरी होती है, ये तब बनता है जब कंप्यूटर आपका मैन्युफैक्चर होता है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दिस रीड ओनली मेमोरी इंस्ट्रक्शंस आर एम्बेडेड ऑन अ चिप विच इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्या है छोटी सी चिप की, और हमारा एक तरीके से क्योंकि आपका एक तरीके से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसकी जरूरत इसलिए है कि मान लीजिए आपका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर आपका रोम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, और रोम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही वो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करता है। यानी अगर रोम के इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहेगा कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, तो वो क्या करता है, वो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका विंडोज ओपन होके आएगा। लेकिन आपका अगर विंडोज करप्ट हो गया, जैसे होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, बहुत ज्यादा वायरस आ गया है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर को लेके जाते हैं किसी इंस्टॉलेशन या फॉर्मेटिंग करने वाले के पास। तो वो क्या करता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करता है, वो अब एक सीडी लगाएगा, सीडी आपके सीपीयू में लगाएगा, और रीड ओनली मेमोरी में जाके इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर देगा। प्रायोरिटी किसको दे देगा कि आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मत पढ़ो, पहले आप जो सीडी डीवीडी है वो पढ़ो। तो आप जब सीडी डीवीडी को जब आप बोलते हैं कि हम सीडी डीवीडी रीड करेंगे, तो वो क्या करता है, आपका सीडी डीवीडी रीड करता है, और इस सीडी में क्या होता है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को वो जब रीड करता है तो वो इंस्टॉल हो जाता है, और जो पुराना और आपका करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिमूव हो जाता है, और नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाता है। इसीलिए रीड ओनली मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने बायोस सुना होगा, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका जो है रोम का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रोम। ठीक है, तो आई होप आपको इतना आज के क्लासेस समझ में आए होंगे।